ओके, आज डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मोटिलिटी ऑफ द इसोफेगस। ये कौन से डिसऑर्डर्स होंगे जिसमें किसमें मसला होगा? इन द पेरिस्टाल्सिस। अब अगर पेरिस्टाल्सिस का मसला है तो इसको क्लासिफाई करेंगे दो में, एक है प्राइमरी डिसऑर्डर्स और एक है सेकेंडरी डिसऑर्डर्स। प्राइमरी का मतलब ये है कि प्रॉब्लम इसोफेगस का अपना पर्सनल है, उसमें एक एक्लेजिया आएगा, एक डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म, नट क्रैकर इसोफेगस और जिंकर डायवर्टिकुलम। सेकेंडरी का मतलब ये है कि इसोफेगस की पैथोलॉजी हो रही है अलॉन्ग विद सम अदर डिजीजेस। फॉर एग्जांपल क्रेस्ट सिंड्रोम या स्क्लेरोडर्मा में बाकी बॉडी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होंगे, मस्तिना ग्रेव्स में भी बाकी मसल्स भी इन्वॉल्व होंगे, उनके साथ क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? इसोफेगस। अब डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वन, प्राइमरी में एक्लेजिया, या पूरा नाम है एक्लेजिया कार्डिया। इसमें मसला क्या होता है? तो मसला ये होगा कि बाय डेफिनेशन इट इज फेलियर of the lower esophageal sphincters to relax in response to peristaltic wave। अब इसको सिंपल कर देते हैं। ये है आपका इसोफेगस, ये उसके मसल्स हैं। आपको मालूम है कि नॉर्मली जब ऊपर से पेरिस्टाल्टिक वेव आता है, वेन एवर देयर इज पेरिस्टाल्सिस, तो ऊपर से कंट्रक्शन होती है और नीचे से इसोफेगस ओपन होता है। फिर ऊपर से कंट्रक्शन होती है और फिर नीचे से इसोफेगस क्या होगा? ओपन होगा। दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। अब यहाँ पे नॉर्मली जब भी पेरिस्टाल्टिक वेव्स आती हैं तो ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स क्या हो जाते हैं? ओपन। और फूड इजीली किस में आ जाता है? स्टमक में। लेकिन इन केस ऑफ एक्लेजिया ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स हैं ये रिलैक्स नहीं होते, ये बंद रहते हैं, दे रिमेन क्लोज्ड, ये बंद रहेंगे। ऊपर से बेशक क्या आ रही है? पेरिस्टाल्टिक वेव्स आ रहे हैं, मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन नीचे इसोफेगस ओपन हो नहीं रहा। क्यों ओपन नहीं हो रहा? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि इन मसल्स को ओपन करने के लिए नर्व्स रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड या VIP, ये दो हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। ये किसको ओपन करेंगे? ये मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, और जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो ओपन हो जाएंगे। जब वो ओपन होंगे तो खुराक नीचे आएगा। लेकिन इस केस में, इन द केस ऑफ एक्लेजिया, these sphincters are not getting open, they are not getting relaxed, and the reason is ये जो नर्व्स हैं जो किसको रिलीज करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड को या VIP को। ये नर्व्स डैमेज हो चुके होते हैं। ये जो नर्व्स है, इन नर्व्स को हम कहते हैं मायंटेरिक प्लेक्सिस या आवर बैक प्लेक्सिस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन पैथोजेनेसिस, जवाब क्या देंगे? लॉस ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड VIP। क्योंकि क्या डैमेज हो चुके हैं? मायंटेरिक प्लेक्सिस या आवर बैक प्लेक्सिस। ये वो नर्व्स हैं जो किसको कंट्रोल करते हैं? पेरिस्टाल्सिस को। तो आप ठीक से पेरिस्टाल्सिस नहीं होगी, नीचे नहीं होगी, ऊपर ठीक है। ऊपर वाले एरिया में, अपर सेगमेंट ऑफ द इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस होती है, लेकिन नीचे वाले सेगमेंट में पेरिस्टाल्सिस। अब आप लोग बताओ, अगर ऊपर वाले सेगमेंट में पेरिस्टाल्सिस मौजूद है तो फूड मटेरियल जो है, खुराक, वो चाहे पानी हो चाहे ठोस ग़िज़ा हो, वो आता रहेगा, ऊपर से तो आता रहेगा, लेकिन क्या वो नीचे स्टमक में जा सकता है? तो टाइम बाय टाइम ये फूड किस में अकोमुलेट करेगा? एसोफेगस में। और जब एसोफेगस में अकोमुलेट करेगा तो एसोफेगस क्या हो जाएगा? डिस्टेंडेड। देयर विल बी इनलार्जमेंट ऑफ द लोअर एसोफेगस। क्यों इनलार्ज हो रहा है बताओ? बिकॉज ऑफ द अकोमुलेशन ऑफ फूड। सारा खुराक इसी में क्या कर गया है? अकोमुलेट हो चुका है। और दूसरा पॉइंट, अगर एसोफेगस में खुराक आ चुका है, एसोफेगस इज एनलार्ज्ड। सवाल ये है कि नीचे स्टमक में खुराक जा ही नहीं रहा, सारा का सारा खुराक किस में आने वाला है? एसोफेगस में। तो आपके मरीज़ के स्फिंक्टर्स के रिलैक्स ना होने की वजह से फूड विल अकोमुलेट इन द एसोफेगस। अब बताओ प्रॉब्लम क्या था? मसल रिलैक्स क्यों नहीं हो रहे थे? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आ नहीं रहे। सवाल ये है कि जब ये आएंगे नहीं तो खुराक किधर आएगा? विद इन एसोफेगस, स्टमक में। सवाल फिर ये है कि ये क्यों नहीं आ रहे? व्हाट इज द रीज़न? यूजुअली हमें एटियोलॉजी मालूम नहीं होती। अगर एटियोलॉजी मालूम नहीं है तो हम क्या लेबल करेंगे? प्राइमरी एक्लेजिया। इट इज यूजुअली इडियोपैथिक, लेकिन कहते हैं कि पॉसिबली कोई ऑटोइम्यून अटैक हुआ है। फिर अगर हमें कॉज मालूम है तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी। सेकेंडरी में इन्फेक्शन हो सकता है। एक इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय पैरासाइट जिसका नाम है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। ये जो पैरासाइट है ये 3 जगहों पे अटैक करेगा और नर्व्स को डैमेज करेगा। ये डैमेज करेगा द नर्व्स ऑफ द एसोफेगस, तो एसोफेगस क्या हो जाएगा? इनलार्ज। मेगा एसोफेगस। नर्व डैमेज होंगे कोलोन के,
तो कोलोन में भी पेरिस्टालसिस नहीं होगी एंड कोलोन भी डायलेट कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड मेगा कोलोन। एंड मायोपैथीज होंगे, मायोकार्डाइटिस होगा, दिल के मसल जो है वो भी ठीक से कंट्रैक्ट नहीं करेंगे एंड कार्डियोमेगैली, कार्डियोमेगैली, मेगा कोलोन, मेगा एसोफेगस। ये तीन बातें जब आ जाती हैं तो हम लेबल कर देंगे कि डिजीज कौन सा हुआ है, चगास डिजीज। एंड चगास डिजीज इज कॉल्ड बाय ट्रैपनोसोमा क्रूजी। तो ये तो हमें वजह मालूम है। इसके अलावा एक्लेजिया हो सकता है अगर एसोफेगस के बाहर कोई ट्यूमर्स हो। अगर बाहर कोई ट्यूमर्स है तो वो बाहर से किसको कंप्रेस कर सकते हैं, एसोफेगस को, एनी एक्स्ट्रा एसोफेजियल ट्यूमर, तो उसमें भी लोअर एरिया क्या हो जाएगा, नैरो। इस केस में नर्व डैमेज नहीं है, लेकिन इस केस में क्या हो रही है, कंप्रेशन। अब बताओ, काज मालूम हो गए हैं, पैथोलॉजी मालूम हो गई है, अब अलामत क्या आएंगे। द टिपिकल हार्मार्क फाइंडिंग इन एक्लेजिया, क्या आपके इस मरीज को सॉल्व करने में आसानी होगी, नो, तो इसको क्या होगा, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग व्हिच इज कॉल्ड डिस्फेजिया। अब ये एमसीक्यू है आपका। इस केस में जो डिस्फेजिया होगा वो टाइम पे बढ़ता जाएगा। देयर विल बी प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। सॉलिड को भी डिस्फेजिया है और लिक्विड को भी। और ये टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन है कि प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया टू सॉलिड एंड लिक्विड इज एक्लेजिया अंटिल प्रूवन अदरवाइज। जब तक कोई और काज मालूम नहीं होता क्या सोचेंगे, एक्लेजिया ही सोचेंगे। मरीज कहेगा ना पानी पी सकता हूँ ठीक से, ना ठोस ग़िज़ा खा सकता हूँ। दूसरा, नीचे एसोफेगस अगर डिस्टेंडेड है तो किसको इरिटेट कर सकता है, डायफ्राम को। और अगर डायफ्राम इरिटेट होगा तो पेशेंट कैन हैव इनवॉलंटरी कंट्रक्शन ऑफ डायफ्राम, हिकअप्स, हिचके आएंगे। फिर अगर मरीज रात को लेटेगा, ये खुराक पीछे जा सकता है ट्रैकिया की तरफ एंड इट कैन कॉज नॉक्टर्नल कफ, रात को खांसी भी हो सकती है। एंड लॉन्ग रन में बताऊं, अगर खुराक स्टमक में आ नहीं रहा, मरीज को ठीक से ग़िज़ा मिल नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, वेट लॉस। वेट लॉस इज नॉट द अर्ली फीचर, इट इज द लेट फीचर ऑफ एक्लेजिया। और पेपर में आप लोग गलतियाँ क्या कर जाते हो, आप लोग डिस्पेजा देख लेते हो वेट लॉस और लगा लेते हो कैंसर है, हालांकि ये कैंसर नहीं होगा। प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया टू सॉलिड एंड लिक्विड इज सीन इन एक्लेजिया। प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया टू सॉलिड ओनली एंड लेटर ऑन टू लिक्विड, पहले सॉलिड को थी बाद में लिक्विड को हो गई, तो फिर वो कैंसर होगा। लेकिन शुरू से डे वन से ही सॉलिड को भी है लिक्विड को भी है, तो फिर ये क्या है, एक्लेजिया है। मुश्किल था ये, नो। अब आते हैं टुवर्ड द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। एंड बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, बैरियम, बैरियम स्वालो करेंगे। अब जो बैरियम स्वालो है, यू नो, बैरियम एक कंट्रास्ट डाई होती है, एक कलर है, और हम मरीज को क्या कहेंगे, हम पेशेंट को दे देंगे बैरियम कि उसको स्वालो करो। अब आप लोग बोर्ड की तरफ देखें, अगर बैरियम को स्वालो करेगा उसके बाद हम स्कैन लेंगे, स्कैन लेंगे तो वो डाई कहाँ से पास होगी, फ्रॉम द माउथ, थ्रोट, फिर एसोफेगस। लेकिन क्या ये डाई यहाँ के बाद आगे, यहाँ से आगे पास हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, नैरोविंग है, तो डाई नीचे तक आ जाएगी, लेकिन इससे आगे फिर वो पास नहीं हो रहे। और इस पूरे एरिया में आपको वाइट कलर की क्या नज़र आती है, डाई, लेकिन उसके आगे एरिया क्या होगा, ब्लैक। हम कहेंगे कि यार आगे फिलिंग हो नहीं रही है, फिलिंग डिफेक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, फिलिंग डिफेक्ट कहेंगे। एंड यू नो आगे पे स्टमक है, राइट, तो आगे तो डाई जा ही नहीं रही है। लेकिन दूसरा, एक तो फिलिंग डिफेक्ट है, लेकिन दूसरा आप देख लो, ये जो एसोफेगस इतना ज़्यादा डायलेट हो चुका है, ये एरिया नैरो है, तो ये रफली किसकी तरह नज़र आती है, लाइक अ बीक ऑफ अ बर्ड, परिंदे के चोंच की तरह। और इसको हम क्या नाम देंगे, बर्ड बीक अपीयरेंस। बैरियम स्वालो पे क्या मिलने वाला है, बर्ड बीक अपीयरेंस, बर्ड बीक अपीयरेंस मिलेगा ऑन बैरियम स्वालो। और क्या ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, नो, इट इज जस्ट द बेस्ट इनिशियल। और ये आप लोग देख लो, ये पूरी डाई है, एसोफेगस क्या हो चुका है, डायलेट हो चुका है, और नीचे बारीक सी लाइन नज़र आ रही है, तो ये एक बर्ड बीक अपीयरेंस की तरह है, लुक्स लाइक अ बर्ड। और इतना डिस्टेंडेड क्या है, एसोफेगस है, किससे भर चुका है, खुराक से। फिर उसके बाद दूसरा मुझे बताओ, व्हाट विल बी द कन्फर्मेटरी या मोस्ट एक्यूरेट या डायग्नोस्टिक। अगर वो ये पूछे आपसे तो फिर क्या करेंगे, मैनोमेट्री। एंड बताएं मैनोमेट्री में क्या करना होता है, मैनोमेट्री में हम मेजर करते हैं प्रेशर को। ये जो स्फिंक्टर्स है ना, इनके किस को मेजर करेंगे, टोन को। अब अगर मैं मैनोमेट्री करूँगा, मैंने डिवाइस डाल दिया है, ये जो मसल्स है इनमें टोन कम है या ज़्यादा है,
ज़्यादा है क्योंकि कंट्रैक्टेड है। अब अगर एक कंट्रैक्टेड है तो यहाँ पे जब मैं मैनोमेट्री करूँगा मुझे यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या मिलेगा, ज़्यादा, रेस्ट प्रेशर मोर देन 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, क्योंकि नॉर्मली कितने तक होता है 10 to 25 तक। तो दे विल बी इंक्रीज लोअर इसोफेजियल टोन एंड प्रेशर ज़्यादा होगा। एंड ये कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन है, ये भी आपका क्या हो गया, MCQ हो गया। क्लियर। उसके बाद अब क्या करें, इलाज करेंगे। तो इलाज में मुझे बताओ यहाँ पे मसल्स क्या थे, कॉन्ट्रैक्टेड, हमें वो ड्रग देने होंगे जो मसल्स को क्या करें, रिलैक्स। एंड मसल्स को रिलैक्स करने के लिए वक्ती तौर पे शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, हम क्या दे सकते हैं, नाइट्रेट्स, एंड वी कैन आल्सो गो फॉर इंट्रा इसोफेजियल बोटॉक्स इंजेक्शन। यू नो बोटॉक्स इंजेक्शन में क्या होता है, बोटुलिनम टॉक्सिन, एंड बोटुलिनम टॉक्सिन इज अ मसल, कैसे, बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो मसल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। बोटॉक्स लगाएंगे लोकली, लेकिन क्या ये पक्का इलाज है, नो। फिर हम क्या करेंगे लॉन्ग टर्म इलाज के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, हम बैलून की मदद से इस एरिया को क्या कर सकते हैं, डायलेट, बैलून डायलेटेशन कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर बैलून डायलेटेशन या हेलर मायोटोमी। व्हाट इज मायोटोमी, ओपनिंग क्रिएट करेंगे मसल्स में। लेकिन एक मसला है, आप खुद सोचो, अगर मैंने ऑपरेट कर दिया और मैंने इन मसल्स को खोल दिया थ्रू द ऑपरेशन, तो फिर एक मसला है, मसल्स खुले रहेंगे तो अकेले से तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब अगर ये एरिया ओपन है तो गड़ हो सकता है, खतरा है कि नहीं है। तो हम एक तरफ क्या करेंगे, मायोटोमी, और फिर गड़ ना हो, साथ में क्या कर देंगे, फंडोप्लिकेशन, या फंडस को क्या करेंगे, रोल करेंगे अराउंड द एसोफेगस। तो वी विल गो फॉर मायोटोमी एंड देन टू प्रिवेंट गड़, साथ में क्या करेंगे, निशान फंडोप्लिकेशन। और हाँ, क्या इस अकलेशा की कोई कॉम्प्लिकेशन है, यस, इट कैन रिजल्ट इन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस। इससे पहले हमने पढ़ा था गड़, उसमें कौन सा कैंसर होगा, एडिनो बिकॉज ऑफ बेरेट्स, यहाँ पे कौन सा होगा, स्क्वेमस सेल। अब बताओ, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया टू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड इनिशियली फ्रॉम डे वन क्या था, MCQ लिखो। MCQ क्या आएगा, a 33-year-old patient is presented with complaints of progressive worsening dysphagia to both solid and liquids. On examination, there is no significant findings. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप। क्या करोगे, अगला कदम क्या होगा, 28 साल का बंदा है, सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता है कि प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है, तो बेस्ट इनिशियल क्या करेंगे, बेरियम स्वालो। बेस्ट इनिशियल पूछा है तो बेस्ट इनिशियल क्या करेंगे, बेरियम स्वालो। एंड देन कंफर्म करने के लिए मैनोमेट्री, कंफर्म करने के लिए मैनोमेट्री करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इजीली चीज़ जो है वो क्या करना है, बेरियम करना है, बेरियम स्वालो करेंगे। क्लियर हो गया ये, चलो जी ये कंप्लीट है।